गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। एनटीपीसी स्टेट नंबर 65 होगा आपका, है ना। स्टेट नंबर 65 है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्यपगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार किया था, यानी व्यपगत का सिद्धांत देने वाले कौन थे। व्यपगत के सिद्धांत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसे ही कहा जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। तो ये देने वाले कौन थे, व्यपगत का सिद्धांत देने वाले कौन थे, जनरल डायर, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड हेस्टिंग। व्यपगत का सिद्धांत किसका है, चलिए किसका है। सबसे पहले अगर बात करें 1848, कब, 1848 का, ठीक है। 1848 में डलहौजी के द्वारा व्यपगत सिद्धांत दिया गया है। किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा व्यपगत का सिद्धांत दिया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। 1848 में सबसे पहले व्यपगत के सिद्धांत के तहत सतारा को अपनाया गया, सतारा पे कब्जा किया गया, सतारा को, ठीक है। उसके बाद 1849 में जैतपुर और संभलपुर है। 1849 में क्या है, 1849 में जैतपुर और संभलपुर है, जैतपुर और संभलपुर हो जाएगा, ठीक है। 1848 में सतारा है, 1849 में जैतपुर और संभलपुर है, 1850 में बघाट है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। 1850 में क्या है, 1850 में बघाट हो जाएगा, और ये बघाट कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में ये बघाट पड़ता है, ठीक है। फिर 1852 में उदयपुर है, उदय नहीं उदयपुर है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। 1852 में उदयपुर है, ठीक है। अच्छा, अवध जो है, अवध को कुशासन का आरोप लगाकर मिला लिया गया। अवध को कैसे मिलाया गया, तो अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर, अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर इसे हड़प लिया गया था, इसे मिला लिया गया था। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अवध को भी कुशासन का आरोप लगाकर कब हड़पा गया, 1856 में, कब, 1856 में इसे हड़पा गया था, ठीक है, 1856 में। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे, ठीक है। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे, ये आपको बताना है, यानी आंग्ल मैसूर युद्ध टोटल कितना हुआ था, कितना हुआ था, टोटल कितना हुआ था, तो 4 हुआ था, ठीक है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध है ना, आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं इसे, आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। टोटल कितना हुआ, 4 हुआ, ठीक है। कौन कौन, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है। तृतीय के बाद क्या होगा, चतुर्थ होगा, ठीक है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब हुआ, टोटल हुआ कितना है, 4 हुआ है, 4 आपका आंसर हो जाएगा। पहला 1767 से 69 में हुआ, दूसरा 80 से 84 में हुआ, तीसरा 90 से 92 में हुआ, और चौथा 1799 में हुआ है, 99 में, ठीक है। तो पहला 1767 से 69, 1767 से 69 के बीच हुआ है। दूसरा 1780 से 84 के बीच हो गया है। तीसरा 1790 से 92 के बीच हुआ है, और चौथा 1799 में हुआ है, चौथा 1799 में हुआ है। आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसमें अगर पूछा जाए हैदर अली की मृत्यु किसमें होती है, तो हैदर अली की मृत्यु दूसरे में होती है। हैदर अली की मृत्यु किसमें होगी, दूसरे में हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी। और चौथे में किसकी मृत्यु होगी, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु, टीपू सुल्तान की मृत्यु किसमें होगी, टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथे में हो जाएगी, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब, 1799 में। तो टोटल कितना हुआ, टोटल आपका हुआ है कितना, 4। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा, 4 सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
हाँ, इसमें संधि भी पूछा जाता है। पहले में मद्रास की संधि होती है, दूसरे में मंगलौर की होती है, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की होती है। चलिए ये भी लिख ही लीजिए, पहले में किसकी संधि होती है, तो पहले में होता है मद्रास का संधि। पहले में किसका, मद्रास की संधि होती है। मद्रास की संधि पहले के तहत होती है। दूसरे में मंगलोरों की संधि, मंगलोर की संधि, मंगलोर की संधि हो जाएगी। दूसरे में मंगलोर की संधि हो जाएगी और तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाएगी। श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाएगी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथे में तो टीपू की मृत्यु ही हो जाती है। ठीक है, चौथे 1799 में टीपू की मृत्यु हो जाती है और ये खत्म हो जाता है। आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। आगे क्वेश्चन नंबर 3, नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती है? नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती है, ये आपको बताना है। यानी नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो 1901 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, हाँ 1901 से शुरुआत हुई है। सारा आपका 1901 में एक से ही दिया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र का जो नोबेल है वो बाद में 1969 से उसकी शुरुआत की गई है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से, यानी कब से दिया जा रहा है? तो सारा का सारा नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1901 से दिया जा रहा है। लेकिन यही अर्थशास्त्र का पूछा जाए, अर्थशास्त्र का पूछा जाए तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बाद में ठीक है स्वीडिश बैंक के द्वारा दिया जाता है। कब से? 1969 से 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, हाँ प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और 1913 में दिया गया था। ठीक है, ये भी लिखिएगा, लिख लीजिए। प्रथम व्यक्ति कौन है? प्रथम भारतीय कौन है? तो प्रथम भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, नाथ टैगोर हैं। इसे कब दिया गया है? किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए। और ये एशिया के भी पहले हैं। कब दिया गया है? 1913 में दिया गया है। किसका? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार। किसका? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, साहित्य का दिया गया है। क्लियर है? आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फेसबुक के संस्थापक कौन है? माइकल एस्डेल, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स या टिम बर्नर्स-ली? कौन है फेसबुक के संस्थापक? चलिए, टिम बर्नर्स-ली किसके हैं? टिम बर्नर्स-ली किसके हैं? वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसके हैं। हाँ, ये किसके हैं? टिम बर्नर्स-ली WWW के हो जाएंगे। ठीक है, फेसबुक के कौन है? फेसबुक के कौन है? फेसबुक के कौन है? बिल गेट्स भी है। माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट कौन हो जाएंगे? बिल गेट्स हो जाएंगे। आंसर आपका क्या होगा? फेसबुक के मार्क जुकेरबर्ग। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी। आगे क्वेश्चन नंबर 5, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरुआत हुई है? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई है? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई है? क्वेश्चन नंबर 5, 2014, 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत हुई है। ठीक है, अहिंसा दिवस के दिन 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत होती है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया? दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया है? इसमें क्या है? दहेज लेने वाले को या तो 5 साल की सजा होगी, 5 साल का जेल होगा, या उस पर 15,000 रुपया तक का जुर्माना है। ठीक है, 5 वर्ष जेल है, 5 वर्ष जेल की सजा है, या 15,000 रुपया
15,000 रुपया, 15,000 रुपया क्या है, जुर्माना के तौर पे है, 15,000 रुपया इसमें जुर्माना के तौर पे है। और ये कब का है, 1961 का है। ये अधिनियम कब का है, 1961 का अधिनियम है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का है। क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, कौन होगा, केरल होगा। और सबसे कम साक्षरता यानी न्यूनतम साक्षरता कहाँ है, तो न्यूनतम साक्षरता हो जाएगा बिहार में। न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता कहाँ है, न्यूनतम साक्षरता है बिहार। न्यूनतम साक्षरता कहाँ, बिहार में है, न्यूनतम बिहार में है। सबसे ज्यादा कहाँ पे है, केरल में है। और बिहार में क्या है, बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी कहाँ पे है, बिहार में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हो जाएगा बिहार में। कहाँ पे, बिहार में ही सर्वाधिक है। कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, न्यूनतम कहाँ है जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश में है। न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में कितना व्यक्ति, तो 17 व्यक्ति, कितना, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में है, ये आपको बताना है। झील की बात की गई है, कोलेरू झील पूछा गया है। झील की अगर हम बात करेंगे, झील, ठीक है, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बूलर झील है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। चलिए, सर्वाधिक लवणता वाला झील, सर्वाधिक लवणता वाला झील, सर्वाधिक लवणता किस झील में है, सबसे ज्यादा लवणता किस झील में है, तो ये कहाँ, सांभर झील है। सर्वाधिक लवणता सांभर झील है। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। सर्वाधिक लवणता तटीय वाला झील, सर्वाधिक तटीय लवणता वाला झील, सर्वाधिक तटीय लवणता वाला झील कौन सा है, ये आपका चिल्का है। कौन सा है, चिल्का झील है। कौन सा झील है, चिल्का झील है, चिल्का झील है। और ये चिल्का झील कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा में पड़ेगा। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो ये चौलामू झील है। कौन सी है, चौलामू झील है, चौलामू झील है। और ये कहाँ है, तो ये सिक्किम में है। कहाँ पे है, सिक्किम में चौलामू झील हो जाएगा। सिक्किम में चौलामू झील हो जाएगा। मीठे पानी की, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी, लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर में है, मणिपुर में है। आंसर आपका क्या होगा, कोलेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे, गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 29, चलिए, गदर पार्टी है ना, गदर पार्टी की स्थापना सबसे पहले सैन फ्रांसिस्को में हुई। गदर पार्टी की स्थापना की बात की जाए कहां पर हुई है, सैन फ्रांसिस्को में हुई है। 1 नवंबर 1913, 1 नवंबर 1913 को कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना होती है। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना होती है। ठीक है। इसमें कोषाध्यक्ष कौन है, काशीराम है। इसके कोषाध्यक्ष कौन बनाए गए, तो वो काशीराम बनाए गए हैं। कोषाध्यक्ष काशीराम बनाए गए हैं। अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, अध्यक्ष के रूप में सोहन सिंह भखना को चुना गया है। अध्यक्ष कौन है इसके, अध्यक्ष सोहन सिंह भखना है। सोहन सिंह भखना, सोहन सिंह भखना है, सोहन सिंह भखना हो जाएंगे अध्यक्ष। ठीक है। चलिए उसके बाद इसमें सचिव कौन बने हैं, या महासचिव कह सकते हैं। इसके महासचिव कौन है, तो महासचिव की अगर हम बात करेंगे, महासचिव की बात करेंगे तो वो कौन है, लाला लाजपत राय है। लाला लाजपत, हाँ,
महासचिव या सह संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन है, लाला हरदयाल है। कौन है, लाला हरदयाल है। लाला हरदयाल हो जाएंगे, लाला हरदयाल हो जाएंगे, लाला हरदयाल। ठीक है, चलिए आंसर आपका क्या होगा, ये तीनों पॉइंट याद रखना है। कोषाध्यक्ष काशीराम है, अध्यक्ष सोहन सिंह भकना है, और महासचिव या सह संस्थापक आप कह सकते हैं कौन है, वो लाला हरदयाल है, लाला हरदयाल हैं। ठीक है, इसके ये यहाँ से गदर पार्टी से गदर अखबार भी छपता था, गदर पत्रिका भी छपता था। ठीक है, और इसका पहला अंक जो है वो उर्दू में ही छपा था। आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, लाला हरदयाल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, 1931 में कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 30 का बताइए क्या हो जाएगा। 1931 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे, इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। कहाँ पे हुआ था, कराची अधिवेशन। इसे और किस नाम से जानते हैं, कराची अधिवेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कराची में हुआ था, इसी वजह से इसे कराची अधिवेशन के नाम से जानते हैं। मौलिक अधिकार की मांग किसमें की गई थी, तो मौलिक अधिकार की मांग इसी कराची अधिवेशन में की गई थी। सरदार पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी, सरदार पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, सरदार पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, हाँ, आर्थिक संबंधी प्रस्ताव भी इसी में आया था, भारत के लिए आर्थिक संबंधी प्रस्ताव इसी में आया था। क्लियर है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये देने वाली कौन थी, बारदोली की महिलाओं ने दिया था, बारदोली की महिलाओं ने दिया था। और महिला की तरफ से कौन बताए थे इन्हें, तो गांधी जी ने बताया था। ठीक है, गांधी जी के द्वारा बताया गया था। नेल्ली सेन गुप्ता भी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला थी। अध्यक्षता करने वाली कितने नंबर की महिला थी, तीसरे नंबर की, थर्ड नंबर की महिला थी, जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब की है, 1933 में की है, 33 में की है। कहाँ पे, कलकत्ता अधिवेशन। पहली कौन थी, एनी बेसेंट थी। ठीक है, एनी बेसेंट पहली महिला थी, पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू। 31 सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू है। सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं, 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना लिख लीजिए, 8 दिसंबर 1985 को स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है इसका, सार्क का मुख्यालय काठमांडू हो जाएगा। काठमांडू कहाँ है, नेपाल में है। काठमांडू कहाँ है, नेपाल में है। बताइए आंसर क्या होगा, कितना है, 8 देश शामिल है, 8 देश शामिल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 32, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष 2015 में शुरुआत इसकी हुई थी। आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, तो 1885 में इसका गठन होता है, और 1885 में ही क्या होता है, पहली अधिवेशन दिसंबर 1885 में ही किया जाता है। कहाँ पे किया जाएगा, बंबई में किया जाता है। कहाँ पे, बंबई में प्रथम अधिवेशन की जाती है। दूसरा 1886 में कहाँ पे, कलकत्ता में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा, कलकत्ता में किया जाएगा। हाँ, इसकी अध्यक्षता किसने की है, व्योमस चंद्र बनर्जी के द्वारा, जिसे कि WC बनर्जी भी कहते हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, चलिए दूसरा पूछेगा, दूसरा कब हुआ, 1886 में हुआ, 1886 में हुआ। और 1886 में कहाँ पे
कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता। ठीक है, तीसरा मद्रास में हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा। इसमें 4 महानगर, जैसे दिल्ली हो गया, उसके बाद पूर्व की तरफ आइए कोलकाता हो गया, दक्षिण आइए चेन्नई हो गया, और पश्चिम में मुंबई। इस चारों महानगर को जोड़ने की ये एक योजना है। ठीक है, जोड़ने की योजना है। टोटल 5846 किलोमीटर इसमें लंबाई जो है उसको कवर किया गया है, और इसकी शुरुआत 2001 में हुई है। चलिए बताइए क्या होगा। चलिए कब? 2001 में 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर और 4 महानगर को जोड़ने की इसमें योजना रखी गई है। कौन कौन है? दिल्ली है, दिल्ली है, उसके बाद आपका कलकत्ता, दिल्ली है, कलकत्ता है, उसके बाद आपका क्या है? बम्बई है, और क्या है? तो चेन्नई है, और क्या है? चेन्नई है। तो आंसर क्या होगा? किसने? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 35, आर के नारायण का पहला उपन्यास इसमें से कौन सा है? आर के नारायण का पहला उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36, निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का कथक है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 37, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं ये आपको बताना है। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया है? 1952 में पहली बार गठन कब किया गया है? 3 अप्रैल 1952 को किया गया है। कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा से है? तो 80। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 80 है, अनुच्छेद 80 है। इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 250, बिल्कुल सही है। कितने होंगे? 250 होंगे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 245 है। कितने होंगे? 250 होंगे, लेकिन वर्तमान में कितने इसमें सदस्य हैं? तो वर्तमान में 250 नहीं 245 सदस्य हैं, 245 सदस्य हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं? तो 12 सदस्य का मनोनयन किसके द्वारा होता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य का मनोनयन होता है। आंसर क्या होगा? 250 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर से संबंधित है? तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक में कृषि से संबंधित जितनी सारी चीजें आती है वो किस में आएगा? प्राथमिक में। और विनिर्माण उद्योग किस में आएगा? तो विनिर्माण उद्योग आपका दूसरे में आएगा। 49, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया जाएगा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का बताइए आंसर क्या होगा? क्या होगा? किसे दिया गया? राम सुतार को। किसे? राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जाएगा? फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। आंसर ऑप्शन नंबर सी। 61, ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू हुआ था? ताजमहल परिसर का निर्माण कब शुरू हुआ ये बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 61 कब शुरुआत किया गया ये बताना है। 1651 है, 1621 है, 1641 है या 1632 है?
तो कब 1632 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा बनवाया गया है, तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है अपनी पत्नी मुमताज के याद में। ठीक है, मुमताज को मुमताज का उपाधि देने वाले शाहजहां ही थे। पहला नाम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम इसका नाम था, लेकिन मुमताज नाम दिया गया तो मुमताज महल हो गया। और उनकी जब प्रसव पीड़ा से मृत्यु हुई तो उसी के याद में शाहजहां ने ताजमहल परिसर का निर्माण कराया। अब ताजमहल के वास्तुकार कौन है, तो ताजमहल के वास्तुकार अहमद हमीद लाहौरी हैं। ठीक है, वास्तुकार पूछे तो वास्तुकार कौन हो जाएंगे, वास्तुकार अहमद हमीद लाहौरी, अहमद हमीद लाहौरी हैं, अहमद हमीद लाहौरी वास्तुकार हो जाएंगे अहमद हमीद लाहौरी। और ईसा खां क्या है, मुख्य कारीगर जो है वो ईसा खां ही थे। मुख्य कारीगर कौन है, ईसा खां। मुख्य कारीगर इसमें कौन है, तो मुख्य कारीगर ईसा खां है, ईसा खां हो जाएंगे, ईसा खां। ठीक है, बनवाया किसने है, तो शाहजहां ने बनवाया है। किसके याद में, अपनी बेगम मुमताज के याद में। आंसर डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 62, किस राज्य में महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुदुम्बाश्री को लागू किया गया है। कुदुम्बाश्री कहाँ लागू किया गया है, ये आपको बताना है। कहाँ का है, तो केरल का है। कहाँ का है, कुदुम्बाश्री नाम से स्पष्ट है कहाँ का, केरल का है। आंसर डी। 63 लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है, अगर इसके कुल लंबाई की हम बात करें तो कितना हो जाएगा, टोटल कितना है, चलिए ये आपका तटीय सीमा हुआ, ये मुख्य भूमि का तटीय सीमा हुआ। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई हो जाएगी 6100 किलोमीटर। कितनी, 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप को अगर शामिल कर लें तो कितना हो जाएगा, 7516.6। कितना हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा, 7516.6 हो जाएगा। ठीक है, स्थलीय सीमा की लंबाई अगर आपसे पूछ लिया जाए, स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा यहाँ से ये वाला हिस्सा आपका क्या होगा, ये वाला हिस्सा आपका स्थलीय सीमा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये सीमा आपका स्थलीय सीमा होगा। इसकी लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितने राज्य तट रेखा से सीमा लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने राज्य हैं, तो टोटल 9 राज्य तटीय सीमा साझा करते हैं। जिसमें पश्चिमी घाट पूछे तो 5 राज्य पश्चिमी घाट से सीमा और 4 राज्य पूर्वी घाट से सीमा साझा करता है। क्लियर है, आंसर हमारा क्या होगा, कुल लंबाई कितनी है टोटल लेकर 7516.6 बताए ना, तो लगभग में 7517 किलोमीटर। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 64, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, केगा कहाँ है, कर्नाटक में। केगा सबसे क्या पूछा है, सबसे नया कौन सा है, ये आपको बताना है। सबसे नया कौन सा है, ये बताना है। सबसे नया कौन सा है, सबसे नया कुडनकुलम है। और सबसे पुराना आपका कौन सा है, तारापुर महाराष्ट्र है। कुडनकुलम कहाँ है, ये आपका तमिलनाडु में है। केगा कहाँ है, केगा कर्नाटक में है। कलपक्कम भी तमिलनाडु में ही है और तारापुर आपका महाराष्ट्र में है। 65 भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था, भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था, तो 1954 में पेश किया गया था। 1954 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा सी। 66 सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, कटना बांध माही नदी पर है। पेरियार बांध केरल नदी पर है। इडुक्की भी आपका पेरियार नदी केरल में ही है। ठीक है, टिहरी बांध भगीरथी और भिलंगाना नदी पर स्थित है। 67
नवक्लेश्वर नवक्लेवर नवक्लेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नवक्लेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नवक्लेवर नहीं होता है, नवक्लेश्वर होता है। नवक्लेश्वर उत्सव, नवक्लेश्वर, नवक्लेवर नहीं, नवक्लेश्वर उत्सव होता है, नवक्लेश्वर उत्सव होता है। कहाँ का है? तो ओडिशा का है। कहाँ पे? ओडिशा का है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। रज महोत्सव भी कहाँ का है? ओडिशा का ही रज महोत्सव भी है। ठीक है, चलिए 68 सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? सुकन्या नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। आंसर बी 69। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? गोदावरी का उद्गम कहाँ से होगा? गंगोत्री से। किसका? तो गंगा कह सकते हैं। वैसे गंगा की बात करें तो दो संयुक्त धारा भागीरथी और भिलंगाना, भागीरथी और भिलंगाना की संयुक्त धारा हो जाएगी गंगा। यमुनोत्री से कौन से निकलेगी? यमुना निकलेगी। और यमुना की बात करें तो ये भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगी कौन सी? यमुना हो जाएगी। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना हो जाएगी। गोदावरी महाराष्ट्र के त्र्यंबकम, महाराष्ट्र के नासिक जिले की त्र्यंबकम पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, हाँ, तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए। वैसे कहाँ से? तो आप यहाँ त्र्यंबकम पहाड़ी लिख सकते हैं। त्र्यंबकम पहाड़ी, त्र्यंबकम पहाड़ी लिख सकते हैं। त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण भारत की लंबी नदी हो जाएगी। इसे दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। दक्षिणी गंगा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। वृद्ध गंगा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? एसआई इकाई क्या है? विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 75 क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश का कूलम होता है। आवेश का कूलम होता है। ठीक है, आवेश का कूलम हो जाएगा। आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। डी सही आंसर हो जाएगा। आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएगा। प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। आवृत्ति का क्या होगा? आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएगा। हर्ट्ज किसका है? आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएगा। आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएगा। और ओम किसका? प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, किसे घ्राण सूचक का उदाहरण माना जाता है? घ्राण सूचक का उदाहरण कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो प्याज जो है ये घ्राण सूचक का उदाहरण होगा। सी। उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है। हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम करता है, वो क्या कहलाता है? वो थैलीसीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है? थैलीसीमिया कहलाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी थैलीसीमिया हो जाएगा। 78, मनुष्य के आंत में हुकवर्म रोग एस्केलेमेनेथीज की किस प्रजाति के कारण होता है? ठीक है, हुकवर्म रोग एस्केलेमेनेथीज के किस प्रजाति के वजह से होता है? क्वेश्चन नंबर 78 आंत में होने वाला है। आंत में होने वाला बीमारी है। आंसर क्या होगा आपका 78 का? कहां पे होगा? आंत में होगा। हुकवर्म रोग आंत में होगा। ये किसके वजह से? एनसाइलोस्टोमा डुओडेनल के वजह से। एनसाइलोस्टोमा डुओडेनल के वजह से होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 79, एमएस एक्सेल सीट में कोई यूजर सेल एड्रेस को कैसे परिभाषित करेगा? सेल एड्रेस को कैसे परिभाषित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 79 कैसे परिभाषित किया जाता है? कॉलम लेटर प्लस रो नंबर। हाँ, कॉलम लेटर और प्लस रो नंबर से इसे परिभाषित किया जाता है। पहले कॉलम लेटर होगा फिर रो नंबर होगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95, पीएच पैमाने में गहरा नीला रंग क्या दर्शाता है? पीएच देने वाले कौन थे? पीएच स्केल देने वाले सोरेनसन थे। ठीक है, पीएच स्केल देने वाले कौन थे? सोरेनसन थे। बताइए 95 का आंसर क्या होगा? चलिए, इसमें 14 तक होता है। तो आपका जो
0 से 7 होगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा, 7 उदासीन होगा और 7 से 14 आपका क्षारीय होगा। ठीक है, 0 से 7 तक आपका क्या होगा, अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, 7 आपका क्या होगा, तो अगर 7 की बात करेंगे तो ये आपका उदासीन होगा, 7 क्या होगा, उदासीन होगा। और 7 से 14 तक ये क्या होगा, तो ये आपका क्षारीय होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रबल अम्लीय विलयन हो जाएगा, प्रबल अम्लीय विलयन हो जाएगा 95 का सी। 96 इलेक्ट्रिक मोटर में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, कैसे कैसे किया जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने पर नहीं, सर्किट में चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखने पर नहीं, कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को उलटने करने के लिए, हाँ ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 97 निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन श्रृंखला के प्रथम सदस्य का सही सूत्र है, एल्कीन श्रृंखला के प्रथम सदस्य का सही सूत्र कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 97 क्या हो जाएगा, CnH2 N होता CN HN+2 होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CnH2n प्लस हो जाएगा 2, आपका ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस ग्रह के उपग्रह की संख्या 274 हो गई है, शनि, बृहस्पति, यूरेनस, वरुण। सबसे ज्यादा उपग्रह किसका है, तो सबसे ज्यादा उपग्रह है आपका किसका, शनि का, किसका है, शनि का है। उसके बाद दूसरे स्थान पे आपका बृहस्पति है। सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है, सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति के पास है, नाम क्या है, ज्ञानीमेड है, ज्ञानीमेड है। और दूसरा सबसे बड़ा इसी का है, शनि का टाइटन, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, टाइटन है, टाइटन है दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है, टोटल 274 है, आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 99 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग कितनी है, भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 118वां है, आंसर ऑप्शन नंबर सी। 100 किस देश ने मोदी नाम की दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, किसने किया है, तो ये करने वाला कौन सा है, चीन है, कौन है, चीन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही ये डिस्कशन आपका यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज आपका एनटीपीसी सेट नंबर 65 में हम लोग देखेंगे कि रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए, एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हुए लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहले यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कर रहा है। तो 19 नंबर क्वेश्चन में यहां पर आपसे बोला गया है कि एक यहां पर स्टेटमेंट दिया गया जिसमें बोल रहा है कि कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के बावजूद 1 दर्जन नियमित कार्यक्रम संचालित करने में विफल रहने और अध्ययन और अनुसंधान के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाने में विफल रहने के कारण संस्थान समिति की जांच के दायरे में आ गया। अब देखिए इसके लिए कौन कौन सी कार्रवाई आपकी होनी चाहिए। तो पहला कार्रवाई कहता है कि एक व्यवहारिक कार्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए संस्थान के व्यापक उद्देश्य को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो ये एक्शन, ये कार्रवाई भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा कार्रवाई कहता है कि संस्थान को उन कारकों पर एक रिपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता है जिन्होंने नियोजित कार्यक्रमों को पूरा होने से रोका है। ये कार्रवाई भी आपका यहाँ पे क्या है, सही है। जब तक आप पुनः उसको परिभाषित नहीं करेंगे तब तक आप उस योजना को फिर से लागू नहीं कर सकते, इसलिए कार्रवाई नंबर 1 आपका सही है। और किस कारण उसको रोका गया, इसके लिए आपको कारण का पता लगाना भी जरूरी होता है, जिसके लिए आपका कार्रवाई नंबर 2 यहां जो है आपका सही होगा। इसका सही आंसर दीजिएगा आप बाबू, ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों कार्रवाई आपका अनुसरण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका यहां पे क्या कर रहा है। तो ये सीरीज का क्वेश्चन आपका दिया गया, लेटर है यहां पर FRE, लेटर दिया गया है FRE, फिर आगे दिया गया HTD, फिर आगे दिया गया JVC, और फिर आगे है LXB, आगे पूछा गया कौन सा लेटर होगा। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल पोजीशन डालें, तो F का 6, R का 18, E का 5, H का 8, T का हो जाएगा 20, D का हो जाएगा 4, G का यहाँ पे होगा 10, V का हो जाएगा 22, C का हो जाएगा 3, L का 12, X का 24 और B का यहाँ पर हो जाएगा 2। अगर इन लेटर के बीच आप देखें अंतर क्या है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बाबू
तो यहां पर देखिए 6 और 2 8, पहले यहां पर 2 जोड़ा गया, फिर देखिए 8 और 2 यहां पर हो गया आपका 10, 10 और 2 यहां पर हो गया आपका 12, तो 12 और 2 आपका यहां पे होगा 14, 12 में 2 जोड़ेंगे तो यहां पर होगा 14 और अल्फाबेट में 14वां लेटर आपका हो जाएगा एन। अगर दूसरे लेटर के पैटर्न को यहां पर हम लोग देखें तो देखिए दूसरा लेटर क्या है, तो हम देख रहे हैं 18 2 20, यहां भी अंतर आपका 2 का जा रहा है, 20 2 22, यहां भी अंतर आपका 2 का है, 22 और 2 आपका 24, यहां भी अंतर 2 का, तो 24 और 2 यहां पर आपका होगा 26, 26वां लेटर हो जाएगा जे। अब तीसरे लेटर के पैटर्न को अगर देखें तो यहां से समझिएगा, तो यहां देखिए 5, 5 माइनस 1 करेंगे तो यहां पे हो गया 4, 4 माइनस 1 करेंगे तो हो गया 3, 3 माइनस 1 करेंगे तो हो गया 2, तो 2 माइनस 1 किया जाएगा तो यहां पर होगा 1 और पहला लेटर आपका होता है ए, तो अल्फाबेट में सही आंसर ये आपका इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी NZA। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। 20 के बाद अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 21 को आप लोग देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या कर रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहा है कि 7 बक्से हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे गए। तो सबसे पहले यहाँ 7 बक्सा रखने का स्थान आप निर्धारित कर लें। सारे बॉक्स एक दूसरे के ऊपर, तो ये होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा और सातवां। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें देखिए बोल रहा है कि F को नीचे से दूसरे स्थान पे रखा गया। अगर F को नीचे से दूसरा रखेंगे तो F का स्थान यहां पे हो जाएगा। फिर आगे कहता F और E के बीच में केवल 3 बक्से हैं। अगर F और E के बीच 3 होगा तो E का स्थान F के नीचे नहीं बल्कि ऊपर होगा। 1 2 3, तो E का स्थान यहां पे हो जाएगा। फिर आगे सवाल में कहता है कि D को F के नीचे किसी एक स्थान पे रखा जाएगा। अगर F के नीचे D का स्थान होगा तो D को हम यहां पे रखेंगे। फिर आगे कहता है E और C के बीच केवल A को रखा गया है। E और C के बीच में केवल A को अगर रखेंगे तो C का स्थान यहां पर होगा और इन दोनों के बीच में A यहां पे हो जाएगा। फिर आगे कहता है B को E के ऊपर किसी एक स्थान पे रखा गया। अगर B को E के ऊपर रखेंगे तो B का स्थान यहां होगा। तो 7 में से यहां पर देखें तो सारे व्यक्ति डब्बा आ गया, केवल G बचा है तो यह स्थान G का हो जाएगा। तब क्वेश्चन में पूछा E और D के बीच में कितने डब्बे को रखा गया। तो यहां देखिए E और D के बीच में कितना है, यहां पर E है, यहां पर D है। दोनों के बीच में अगर देखें डब्बों की संख्या तो 1 2 3 4, टोटल 4 डब्बे रखे गए हैं। तो आपका सही आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। 21 के बाद बाबू अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 यहां पर देखिए क्या कहता है। तो 22 नंबर के क्वेश्चन में ये सीरीज का क्वेश्चन दिया गया जिसमें नंबर आपका दिया हुआ है 351, उसके बाद है आपका 380, फिर दिया गया है बाबू 413, उसके बाद है आपका 450, फिर दिया गया नंबर 491। तो आगे आपसे पूछा गया कौन सा नंबर होगा। चलिए पैटर्न को पहचानते हैं यहां पर क्या अंतर है। तो 351 और 80, यहां अगर अंतर देखें तो ये अंतर है आपका, ये अंतर है 29 का। अब देखो यहां पर नंबर है आपका 80 और यहां पर है 13, तो 80 और 13 अगर देखें तो यहां पर अंतर है आपका 33 का। फिर यहां 413 और 450, यहां पे अंतर है आपका 37 का। 450 और 491, यहां पर अंतर है आपका 41 का। तो आगे अंतर कितना होगा तो देखिए पैटर्न 29 और 4 आपका हो गया 33, 33 और 4 यहां पर हो जाएगा आपका 37, 37 और 4 यहां हो जाएगा 41। तो 41 में जब आप 4 जोड़ेंगे, 41 जोड़ 4 तो आपका होगा 45, अर्थात यहां अंतर आपका होना चाहिए 45 का। तो यहां पर हो जाएगा 45 का अंतर, तो 1 और 5 आपका हो जाएगा 6, 9 4 13 का 3 शेष 1, 4 और 1 हो जाएगा 5। तो आपका सही आंसर होगा 536, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल ही आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहां पर क्या कर रहा है। तो 23 में आपको बोला गया 23 नंबर क्या है। तो 23 नंबर स्टेटमेंट कहता है कि देश बी की सरकार ने अपने नागरिकों से वर्षा जल के संचयन में निवेश करने और ऐसा करके सब्सिडी लाभ उठाने का आग्रह किया है। तो तर्क नंबर 1 कहता है
कि देश बी में भूजल संसाधन लगातार कम हो रहे हैं। तो भूजल संसाधन लगातार कम हो रहे हैं, इसीलिए तो वर्षा जल को संचयन करने के लिए कहा गया है। तो तर्क नंबर 1 आपका यहाँ पर क्या है, सही है। दूसरा कहता है कि देश बी मानसून के मौसम के दौरान भारी वर्षा, कब, मानसून के दौरान भारी वर्षा हुआ करती है, जिससे कई निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है। इसी कारण बोला जा रहा है कि जो वर्षा जल है उसका आप क्या करें, संचयन करें। तो यहाँ पर दूसरा नंबर तर्क भी आपका सही होगा। तो तर्क नंबर 1 और आर्गुमेंट नंबर 2 ये दोनों आपका सही है। तो यहाँ पे सही आंसर दीजिएगा। तर्क 1 और दोनों मजबूत है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर देंगे वो आप देंगे ऑप्शन नंबर बी। 23 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 को यहां पर देखिए, जिसमें बोला गया डी ई एफ जी एच आई और जे में से प्रत्येक की परीक्षा एक सप्ताह के अलग अलग दिन है। सप्ताह के 7 दिन होगा, तो ये हो जाएगा आपका मंडे, ये हो गया आपका ट्यूसडे, ये हो जाएगा आपका वेडनेसडे, फिर ये हो जाएगा थर्सडे, थर्सडे के बाद ये होगा फ्राइडे, उसके बाद आपका होगा सैटरडे, सैटरडे के बाद ये दिन आपका हो जाएगा संडे। अब इन सभी को हम देख लें कि कौन कौन सा दिन आपका आता है। तो सबसे पहले देखिए बोला क्या जा रहा है, ई की परीक्षा शुक्रवार को है। शुक्रवार को किसकी परीक्षा है, ई की। फिर आगे कहता है ई और डी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है और जी की परीक्षा ई के ठीक बाद वाले दिन। जे की जो परीक्षा है ई के ठीक बाद वाले दिन, तो जे का परीक्षा अगर यहां होगा, अब देखो आगे फिर क्या बोल रहा है, एच की परीक्षा डी के ठीक बाद वाले दिन होना है और ई और डी के बीच में यहां पर एक व्यक्ति का होना है। अगर डी को यहां रखेंगे तो इसके बाद एच हो नहीं पाएगा, इसलिए डी का स्थान यहां हो जाएगा। तो देखिए डी और ई के बीच में एक व्यक्ति और डी के ठीक बाद जो है यहां एच का परीक्षा होना है, तो ये हो जाएगा एच का स्थान। फिर आगे सवाल बोल रहा है कि एच और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति का परीक्षा होना है और एफ की परीक्षा डी से ठीक पहले वाले दिन, डी से ठीक पहले वाले दिन यहां पर एफ की परीक्षा होती है। और एक लाइन ये कहता है कि आई की परीक्षा सोमवार को नहीं होती है। अब आई की परीक्षा सोमवार को नहीं होगा, तो आई का परीक्षा यहां रविवार को हो जाएगा। एच और जी के बीच 2 है, तो जी का स्थान यहां पे हो जाएगा। अब सवाल में पूछ रहा है जे और एफ के बीच में कितने लोगों की परीक्षा होती है। तो यहां देखिए जे और एफ के बीच में कितने लोगों की परीक्षा हो रही है, तो हम देख रहे हैं 1 2 3, 3 लोगों की परीक्षा होती है। तो यहां पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। 24 के बाद अगला सवाल बाबू क्वेश्चन नंबर 25 को यहां पर देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है कि ऐसे कितने अधिकारी हैं जो वैज्ञानिक हैं किंतु प्रोफेसर नहीं है। अगर प्रोफेसर नहीं है यानी इस वाले भाग में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बाकी दोनों में होनी चाहिए। तो बाकी दोनों में ये नंबर 5 आपका दर्शा है, यानी 5 वैज्ञानिक ऐसे हैं जो अधिकारी हैं लेकिन वह प्रोफेसर नहीं है। तो इसका सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। 25 के बाद बाबू अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 को यहां पर देखिए। तो 26 नंबर में क्या कह रहा है, तो यहां पर बोल रहा है कि 7 एक निश्चित तर्क के आधार पर 9.8 से, यहां पर देख रहे हैं बोला गया 7 जो है एक निश्चित तरीके से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है 9.8 से। यहां देखिए किस आधार पर है, तो 7 गुने 1.4 करेंगे तो आपका होगा 9.8। फिर बोला 9 उसी तर्क के आधार पर, हाँ एक करा 11 उसी तर्क पर 15.4 से, तो 11 उसी प्रकार संबंधित है किससे, तो 15.4 से। तो 11 गुना 1.4 करेंगे तो आपका नंबर हो जाएगा 15.4। तब आपसे पूछा 9 उसी प्रकार किससे संबंधित होगा, तो 9 को जब हम गुना करेंगे 1.4 से तो आपका नंबर यहाँ पर होगा 12.6। यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा 12.6, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। 26 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 को देखें। तो 27 नंबर क्वेश्चन में बाबू यहां बोल रहा है कि उत्तर दिशा की ओर अभिमुखित लोगों की एक पंक्ति में साक्षी बाईं छोर से 11वें स्थान और रवि बाईं छोर से 12वें स्थान। एक पंक्ति है जिसमें साक्षी का स्थान जो है वह बाईं छोर से 11वां है। अगर बाईं छोर से 11वां होगा 10 व्यक्ति के बाद, और रवि बाईं छोर से 12वां होगा तो 11 के बाद। अगर बाएं से 12वां है तो साक्षी के ठीक बाद ये रवि का स्थान हो जाए। फिर आगे कहता है कि रॉन
के ठीक बीच, रवि साक्षी और रॉन के ठीक बीच है, तो ये वाला जो स्थान है ये आपका रॉन का स्थान होगा। तो दोनों के बीच में ये कौन हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया है रवि। ये आर जो है ये रवि के लिए और ये है रॉन के लिए। तब सवाल में आपसे पूछता है यदि रॉन पंक्ति के दाएं से 14वां है, रॉन का स्थान अगर पंक्ति के दाएं से 14वां होगा, यानी इधर से गिनती करने पर 13 व्यक्ति के बाद, तब बोल रहा है तो पंक्ति में कितने लोग हैं, तो देखिए 10 1 11 1 12 1 13, 1 मिनट, 10 1 11, ये हो गया 12, ये हो जाएगा 13, 13 और 13 आपका होगा 26। तो इसका सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। तो चलिए आगे 27 के बाद अगले क्वेश्चन 28 नंबर को हम लोग देखेंगे। 28 नंबर में यहां पर क्या पूछा गया, यहां पर बोल रहा है कि बी सी डी एफ और एच ने अलग अलग अंक प्राप्त किए, बी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किया। अब देखो यहां पर बोल रहा है बी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किया, एच और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति ने, टोटल व्यक्तियों की संख्या है 5। तो ये होगा आपका पहला व्यक्ति, यहाँ दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और इधर हो जाएगा 5वां। अगर बी और डी के बीच में एक व्यक्ति है और एक लाइन ये कहता है कि एफ और बी के बीच में कोई अंक नहीं है और एफ के अंक बी से अधिक है, तब बी का स्थान आपका यहाँ होगा, और बी से अधिक अगर एफ है तो एफ का स्थान यहाँ, बी और डी के बीच में एफ तो डी का स्थान यहाँ, और यहाँ हो जाएगा एच का स्थान। तो देखिए एच और बी के बीच में 1 2 3 व्यक्ति हो गए, तो एक व्यक्ति बचता है सी, तो सी का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा कितने व्यक्ति ने सी से कम अंक प्राप्त किए, तो सी से कम अंक अगर बात करें तो देखिए 1 2 3, 3 व्यक्ति सी से कम अंक प्राप्त किया है। इसका सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। 28 के बाद अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया। तो 29 नंबर के क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान देने का प्रयास करेंगे। यहां है क्वेश्चन नंबर 51, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है 7 व्यक्ति ए से लेकर जी तक एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं, तो सभी 7 व्यक्ति के बैठने का स्थान दे दीजिए। ये हो गया 7 स्थान। अब सवाल में बोल रहा है एफ के दाईं ओर से गिनने पर एफ और डी के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। अगर एफ के दाईं ओर गिना जाए तो एफ के दाईं ओर एफ और डी के बीच में 2 व्यक्ति, तो यह स्थान हो जाएगा डी का। अब देखो आगे डी से जुड़ा हुआ लाइन कहाँ है, यहां बोल रहा है डी जो है वह जी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में है। अगर डी जी के ठीक दाईं ओर पड़ोस होगा तो जी का स्थान यहां होगा। अब देखो एक लाइन यहां है कि जी के दाईं ओर गिने जाने पर बी और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। अगर जी के दाईं ओर देखें तो 1 2 3, इन दोनों के बीच 3 व्यक्ति है, तो ये वाले स्थान हो जाएगा बी के लिए। अब एक लाइन और देखो क्या है, तो यहां पर बोल रहा है ए ई के ठीक दाईं पड़ोस में है। अगर ए और ई को पड़ोस में बैठाना है तो पड़ोस के लिए यही स्थान बचता है, और ई के ठीक दाएं में तो ये स्थान ई का, इसके ठीक दाएं में ये स्थान हो जाएगा ए का, तब एक व्यक्ति बचता है सी का स्थान यहाँ। तब सवाल में बोल रहा है जी के दाईं ओर गिने जाने पर ए और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। जी के दाईं ओर गिने जाने पर जी और ए के बीच में, इन दोनों के बीच में पूछा गया कितने व्यक्ति हैं। देखिए इन दोनों के बीच में 1 2, आपका 2 व्यक्ति है, तो इसका सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। 51 के बाद अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 52 को यहां पर देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, तो 52 नंबर के सवाल पर आप लोग ध्यान देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है आपका JLO, तो यहां पर अगर रिलेशन देखें 5 5 10 10 5 15, 10 5 15 7 5 12, तो देखो यहां पर क्या होगा कि लेटर अगर यहां पर रखते हैं EGL, अगर यहां पर लेटर है बाबू EGL और यहां पर लेटर आपका हो जाता है JLO, तो यहां देखिए अल्फाबेट में E का हो जाएगा 5, G का 7, L का 12। फिर यहां पर देखेंगे J यहां पर रखा जाए, यहां पर लेटर आपका हो जाए J, देखिए रिलेशन J का हो जाएगा 10, फिर J का 10, L का 12 और O का हो जाएगा 15। अगर इनके बीच अंतर देखिए तो यहाँ देखिए 5 5 10, 7 5 12, 10 5 15, तो सभी के बीच अंतर जो है वो कितने का है, 5 का। अगर फिर यहाँ देखिए लेटर है आपका GIL, तो
तो आगे लेटर क्या होगा, तो देखो जी का 7, आई का 9, एल का हो जाता है 12। यहाँ हो जाएगा 7 5 12, लेटर आपका हो जाएगा एल, 12वां लेटर एल, 9 5 14, 14वां लेटर आपका हो जाएगा एन, अब 12 5 17, 17वां लेटर होगा क्यू, यहाँ होगा एल एन क्यू। यानी आप कह सकते हैं हेस बराबर आपका हो जाएगा, हेस बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा ई ई जे, और परसेंट बराबर आपका यहाँ पर होगा एल एन। तो आपका सही आंसर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। 52 के बाद अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 53 को हम लोग देखेंगे। 53 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53। अब यहां पर बोल रहा है कि संख्या 8374, 8374, 8374 516 में 516 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, सबसे पहले 1 होगा, उसके बाद 3, फिर हो जाएगा 4, फिर 5, उसके बाद 6, फिर होगा 7 और फिर हो जाएगा 8। अब सवाल में पूछ रहा है तो इस क्रम निर्मित नई संख्या में बाएं से दूसरा अंक, बाएं से दूसरा अंक है आपका 3 और दाएं से दूसरा अंक यहां पर हो जाएगा आपका 7। तो इनका योग पूछा तो 3 और 7 जोड़ेंगे तो आपका होगा 10। सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर होगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 53 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है वो भी सही आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 54 को आप लोग देखिए क्या कहता है। तो ये है आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन। तो मिरर इमेज में लेफ्ट का आपको राइट करना है, राइट वाले को आपको लेफ्ट करना है। तो सबसे पहले पी का मिरर इमेज तो ऐसे हो जाएगा, ये होगा लेटर आर का इमेज, और ये हो जाएगा आपका 4 का मिरर इमेज, ये होगा अंक 5 का मिरर इमेज, फिर ये हो जाएगा 9 का मिरर इमेज, और उसके बाद ये रहेगा 7 का मिरर इमेज। तो जिस ऑप्शन में ये आकृति आपको दिखाई दे रही है वही आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। 54 के बाद आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 आपका यहाँ पर क्या कर रहा है। तो 55 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला, तो लेटर यहाँ पर दिया हुआ है बाबू, लेटर है आपका BEH, BEHAALF। अब यहाँ सवाल में बोल रहा है कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदलेंगे। E के बाद C होगा, E के बाद F होगा, H के बाद I, A के बाद B, L के बाद M और F के बाद हो जाएगा G। अब बोला इसको वर्णमाला के सही क्रम में लिखेंगे, वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। वर्णमाला क्रम व्यवस्थित करेंगे, सबसे पहले लेटर यहाँ पर B होगा, B के बाद C, C के बाद यहाँ हो जाएगा F, F के बाद हो जाएगा G, G के बाद होगा यहाँ पर लेटर I और I के बाद हो जाएगा आपका M। अब आपसे पूछा गया बाएं छोर से निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं से चौथा, तो बाएं से गिनती करने पर देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा अक्षर है आपका जी। यहाँ पे सही आंसर होगा जी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर 56 नंबर के सवाल को देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ कहता है कि 7 व्यक्ति QRSTUV और Y एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सबसे पहले 7 व्यक्ति का स्थान, ये 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7, ये हो गया 7 व्यक्ति। अब देखो सवाल में क्या बोल रहा है, Q के बाईं ओर गणना करने पर U और Q के बीच केवल एक व्यक्ति, तो अगर यहाँ पर Q है तो इसके बाईं ओर में U यहाँ पर होगा और दोनों के बीच में एक व्यक्ति होगा। फिर आगे कहता है एस टी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, भी आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, भी एस के ठीक बाईं ओर पड़ोस में, भी एस के ठीक बाईं ओर पड़ोस में, भी आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। अगर आर के बाईं ओर तीसरा है, मानो अगर आर का स्थान हम यहाँ रखते हैं तो इसके बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, ये भी का स्थान होगा, और भी एस के ठीक बाईं ओर पड़ोस में तो एस का स्थान यहाँ, और एस जो है टी के बाईं ओर चौथा है, अगर टी का स्थान यहाँ रखें तो इसके बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, टी का स्थान यहाँ पे हो जाएगा। तब एक व्यक्ति बचता है वाई, तो वाई का स्थान यहाँ होगा। अब कहता है सवाल कि वाई के दाईं ओर गणना करने पर वाई और क्यू के बीच में, वाई के दाईं ओर इधर गणना करने पर वाई और क्यू के बीच में 1 2 टोटल 2 व्यक्ति है,
का सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। 56 के बाद सॉरी 1 मिनट, क्यू के दाएं, यहाँ पर बोल रहा है वाई के दाईं ओर, अलग ही बोला गया। क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहा है वाई के दाईं ओर से गणना करना, तो वाई के दाईं ओर आपका इधर होगा, वाई और क्यू के बीच, तो यहाँ देखिए दोनों के बीच में 1 2 3 व्यक्ति टोटल है, तो इसका सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 56 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। 56 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 57 को यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। तो 57 में आपसे फ्रॉम का कोड पूछा गया। तो देखो फ्रॉम और फ्रॉम यहाँ कॉमन है, और इन दोनों में कॉमन है आपका, दोनों में कॉमन है आपका बीपी, और बीपी आपका कॉमन है, तो इसका सही आंसर जाएगा बीपी, यानी फ्रॉम का कोड हो जाएगा बीपी। 57 का आंसर जाएगा बीपी। 58 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है 7 डब्बे एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, तो 7 डब्बा का यहाँ स्थान निर्धारित करें। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 और 7। अब बोल रहा है जी और ई के, जी को ई के ठीक ऊपर रखा गया, एफ और डी के, एफ को डी के ठीक ऊपर रखा गया, बी के ऊपर केवल ए को रखा गया। बी के ऊपर अगर केवल ए है तो यहाँ पर हो जाएगा बी और ए का स्थान। अब देखो एक लाइन ये कहता है जी को ई के ठीक ऊपर, तो है वह ई के ठीक ऊपर रखा गया, और एफ को डी के ठीक ऊपर, एफ जो है वह डी के ठीक ऊपर में रखा गया, ठीक है। फिर बोल रहा है आगे सवाल में जी के ऊपर केवल 2 डब्बे हैं, अगर जी के ऊपर केवल 2 डब्बे होंगे तब जी का स्थान यहाँ होगा, तो इसके नीचे ई है तो ई का स्थान यहाँ। अब सवाल में ये कहता है कि एफ के ऊपर, एफ को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर, एफ को नीचे से अगर तीसरा रखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा ये वाले स्थान एफ का हो जाएगा, तब ये वाले स्थान जो है डी का होगा, तब एक व्यक्ति बच रहा है, वह व्यक्ति कौन है, तो वह व्यक्ति है डब्बा है सी, यहाँ पर हो जाएगा सी। अब सवाल में पूछ रहा है एफ के ऊपर कितने डब्बे रखे गए, तो एफ के ऊपर अगर गिनती करें तो देखिए 1 2 3 4 का सही आंसर होगा 4, यानी एफ के ऊपर टोटल 4 डब्बे आपके रखे गए। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर देंगे वो आप देंगे ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है, वो बिल्कुल ही सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिएगा 58 के बाद क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्या कहता है। तो 59 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यहाँ पर कि उपर्युक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद भी एक प्रतीक होना चाहिए, यानी ऐसे नंबर ढूंढिए जिसके दोनों तरफ में आपका सिंबल होना चाहिए। तो यहाँ 7 तो होगा नहीं, 8 होगा नहीं, यहाँ पर 2 आपका हो जाएगा, देखिए दोनों तरफ आपका सिंबल दिया गया। इसके अलावा देखें तो 4 आपके होंगे नहीं, 6 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, और 5 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं, यानी केवल और केवल एक ही नंबर है आपका 2, तो इसका सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 59 का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 59 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 60 को आप लोग देखें। 60 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया। 60 नंबर क्वेश्चन तो बाबू सॉल्व किया हुआ ही है, इसका सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका सॉल्व किया हुआ है, क्लियर। 60 के बाद आइए क्वेश्चन में ही सॉल्व कर दिया गया, यहाँ देखिए ना ऊपर फिगर बनाया हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है और कोई बात। आइए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, बोल रहा है कुछ सांप छिपकलियां हैं। सबसे पहले बोला गया कुछ सांप जो है, कुछ सांप ये क्या है, तो ये छिपकलियां है, ये हो जाएगा छिपकली। फिर आगे कहता है सभी मुर्गे छिपकलियां हैं, छिपकली के अंदर में पर हो जाएगा मुर्गा, सभी मुर्गा। अब देखो हमेशा ध्यान रखना जब एक सर्कल दूसरे के अंदर तो ये ऑल सम दोनों अंदर से बाहर, लेकिन बाहर से अंदर केवल सम में कट के निशान पर केवल सम, और जो फिगर टच नहीं करता उसके बीच कोई भी डिफिनिट कंक्लूजन नहीं। पहला कहता है सभी छिपकलियां मुर्गे हैं, तो देखो छिपकली मुर्गा ये बाहर से अंदर, बाहर से अंदर ऑल में कंक्लूजन नहीं होता है, इसलिए पहला नंबर गलत। दूसरा कहता है कोई मुर्गे सांप नहीं, जब दिए गए सारे स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव हो तो कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाला जाता, तो दूसरा भी गलत। आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी,
ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 आपका अनुसरण। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 70 के बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 71 को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 आपका क्या कहता। यहाँ देखिए 71 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया 4 में से 3 जो है आपका एक समान, जो अलग है वही आपका आंसर। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर लेटर आपको दिया गया QL, QL के बाद है SN, QL और SN। ऑप्शन बी में यहाँ पर लेटर आपको दिया गया है KFMH, KF के बाद है MH। ऑप्शन सी में अगर लेटर देखें तो यहाँ पर दिया हो गया EZ, Z और GB। और ऑप्शन डी में लेटर यहाँ पर दिए गए हैं LH, LHM। सबसे पहले लेटर का अल्फाबेटिकल पोजीशन डालें तो Q का होगा 17, L का 12, S का 19 और N का 14। अंतर देखें 17 2 19, 12 2, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का। यहाँ देखें तो K का 11, F का 6, M का 13, H का 8। यहाँ भी अंतर सेम, 11 2 आपका हो गया 13, 6 और 2 यहाँ पर हो गया 8। यहाँ देखिए E का 5, Z का 26 का 7, B का होता है 2। यहाँ भी 5 2 आपका हो गया 7, 26 के बाद 2 जोड़ने पर दूसरा लेटर आपका आएगा B। यहाँ L का पोजीशन 12, H का 8, Q का 17 और M का होता है 13। यहाँ अंतर देखें 12 5 17, यहाँ 5 का अंतर है, 8 और 5 13 यहाँ। तो सभी जगह 2 2 के अंतर हैं, जबकि यहाँ 5 का। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल ही सही आंसर है। 71 के बाद अगला सवाल 72 नंबर के क्वेश्चन देखिए। तो ये आपका सीरीज का क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए J के बाद KLM, M के बाद हो जाएगा N। यहाँ देखिए FGHI तो यहाँ हो जाएगा J। फिर देखो HIJK तो यहाँ होगा L। आपका सही आंसर होगा NJL, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर। एक एक लेटर यहाँ पर क्या है आगे किया। 72 के बाद 73 नंबर के क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझने का आप इसको प्रयास करेंगे और देखेंगे क्या इसका सही आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पर आप लोग नजर देने का प्रयास। तो देखो यहाँ पर आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 73 का, यहाँ पर आपका जाएगा 252 और हो जाएगा 711। फिर आगे पैटर्न में आपका होगा 140 और वहाँ नंबर आपका हो जाएगा 252। यहाँ क्या किया गया बाबू, 252 गुना 3 माइनस किया गया है 45। बस इसी पैटर्न को यहाँ भी करेंगे, 140 गुना 3 करेंगे और माइनस 5, 6 का 18 माइनस 5 करेंगे, 13 का 3 बचा 1 के 12 का 12, एक आपका हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 5 नहीं, यहाँ पर करना है माइनस, कितना करिएगा का सही नंबर यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 93, यहाँ पर आपका सही नंबर। यानी आपका एस के जगह पर एक्स के जगह हम कह सकते हैं नंबर आपका होना चाहिए 52 और वाई के स्थान पे नंबर आपका होना चाहिए 3। तब जाकर एक खास रिलेशन नंबर के बीच आपका बनेगा। का सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 73 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो सही आंसर है। 73 के बाद आगे बढ़ते हैं और 70 को हम लोग देखेंगे यहाँ क्या कहता है। तो ये दिया गया ब्लड रिलेशन, बोल रहा है M माइनस M, माइनस का अर्थ है A B का भाई है, यानी यहाँ M जो है वो N का भाई, M यहाँ पर N का भाई है। फिर बोल रहा है N भागा P, भाग का अर्थ है पिता, यानी N P का पिता है। यहाँ N जो है वह किसका पिता है, P का। फिर आगे कहता है P प्लस S, प्लस का अर्थ है माँ, यानी P जो है वह S की माँ है। यहाँ पर डायग्राम बनेगा, S की माँ है। और फिर आगे कहता है S गुना T, गुना का अर्थ है पत्नी, यानी S जो है वह T की पत्नी है, S T की पत्नी, तो T यहाँ हो जाएगा पति। अब बोला तो M का T से क्या रिलेशन है, यहाँ M का रिश्ता किससे पूछा गया, T से। देखिए पत्नी
माँ का पिता का भाई, पिता क्या है, पत्नी की माँ के पिता का भाई, का सही आंसर देखिएगा पत्नी की माँ के पिता का भाई, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। नंबर 74 का जो आंसर देंगे वो आप देंगे ऑप्शन नंबर बी। उन्होंने भी 74 का आंसर ऑप्शन बी दिया है, वो सही आंसर है। 74 के बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 नंबर देखिए क्या कर रहा है। तो 90 नंबर का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पैटर्न क्या कहता है, तो लेटर आपका दिया हुआ है CKQR, और ये किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ दिया हुआ FITP। देखिए अल्फाबेट में C का 3, A का हो जाएगा 11, Q का 17, R का 18। यहाँ अंतर देख रहे हैं, और 3 6, 3 का अंतर, F का 6, I का 9, का 20, का 16। देखिएगा यहाँ 3 का अंतर, 11 माइनस 9, 17 प्लस 3 हो गया 20, 18 माइनस 16। एक बार 3 जोड़ा 2 घटाया, 3 जोड़ा 2 घटाया। तब आपसे पूछा गया है BOLJ का, LJ, जहाँ B का 2, O का 15, L का 12, J का हो जाएगा यहाँ पे 10। चलिए पैटर्न देखिएगा, पहले 3 जोड़ना है तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो बाबू होगा 5, और 5वां लेटर हो जाएगा E। फिर यहाँ पर 2 घटाएंगे, तो यहाँ पर 2 घटाएंगे तो होगा 13, 13वां लेटर हो जाएगा M। फिर यहाँ पर 3 जोड़ेंगे, 12 और 3 आपका होगा 15, 15वां लेटर होगा O। और फिर यहाँ पर 2 घटाएंगे तो 10 में तो 8, 8वां लेटर हो जाएगा। आपका आंसर होगा EMOH, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। 90 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या कहता है। 91 नंबर सवाल में आपसे यहाँ बोला गया कि अनीता अपने घर से बिंदु ए पर चलना शुरू कर दिया और दक्षिण की ओर 5 मीटर, हाँ लिख लीजिए, दक्षिण चलती है कितना, 5 मीटर। फिर दाएं मुड़ती है, दक्षिण में चेहरा दाएं मुड़ेगा तो चेहरा हो जाएगा पश्चिम, दक्षिण की ओर 5 मीटर, दाएं मुड़ती है चलती है 7 मीटर। फिर दाएं मुड़ती, अब चेहरा होगा नॉर्थ, चलती कितना है 12 मीटर, और बिंदु पर पहुंच जा। ए से उसने चलना शुरुआत किया और कहाँ पहुंचा है, पी पर। और यदि एक खंभा उस स्थान से 7 मीटर पूरब है, यानी यहाँ से अगर पूरब है ईस्ट डायरेक्शन में 7 मीटर, ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहा है, तो उसका घर खंभे से कितने पर है ये आपसे पूछ। तो अपोजिट डायरेक्शन को हमेशा क्या करेंगे, काटेंगे। देखो यहाँ वेस्ट 7, ईस्ट 7 कट जाएगा, ये 5 है, नॉर्थ 12 है, तो साउथ का 5 कटेगा, साउथ का ये 5 कट जाएगा, और नॉर्थ का 12 कट के आपका केवल 7। यानी ये घर पॉइंट ए से खंभा जो है 7 मीटर उत्तर दिशा में, खंभा कहाँ है तो 7 मीटर उत्तर दिशा, इस पॉइंट पर वो क्या है, खंभा है 7 मीटर उत्तर। तब सब 7 मीटर उत्तर। तब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है का घर खंभे से कितनी दूर, खंभा यहाँ से ये डायरेक्शन होगा दक्षिण, आप आंसर देंगे दक्षिण का 7 किलोमीटर, ऑप्शन सी। तो अगर डायग्राम से भी बनाएंगे तो आंसर में परिवर्तन होने वाला नहीं। देखिए बोला अनीता अपने घर से ए बिंदु पर चलना क्या, और दक्षिण 5 मीटर चलता। देखो अगर दक्षिण 5 मीटर चले, ये हो जाएगा इसका दक्षिण दिशा में 5 मीटर। फिर दाएं मुड़ा और चलता है 7 मीटर, जाएगा दाएं मुड़कर 7 मीटर। फिर दाएं मुड़कर 12 मीटर, ये हो गया दाएं मुड़कर 12 मीटर। और फिर ये पूरब दिशा में चलता है 7 मीटर, तब चलेगा तो ये चलेगा 7 मीटर। तो खंभा इस पॉइंट पर, तो यहाँ से अगर ये डायरेक्शन निकालें, डायरेक्शन क्या होगा आपका, ये है चूंकि आपका पॉइंट ए, ये डायरेक्शन साउथ, और कितना हो जाए 7 मीटर, तो आपका सही आंसर 92 का आंसर यहाँ पर देंगे बाबू ऑप्शन नंबर। आइए 92 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर 92 में कहता है कि शिक्षक की अनेकों चेतावनी के बावजूद एक विद्यार्थी परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया। चेतावनी देने के बावजूद भी अगर नकल देते हुए पकड़ा जा रहा है तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कह रहा विद्यार्थी को परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए और उसका पेपर रद्द कर दिया जाना। कार्रवाई सही है।
अगर चेतावनी बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी उस चेतावनी का अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और उसके ऊपर आप कोई कड़ा एक्शन नहीं, तो देखे देखे बाकी के स्टूडेंट भी इस तरह के नकल करना, तो इस तरीके का एक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी क्या करता है, शिक्षक को विद्यार्थी को एक और चेतावनी, तो एक और कितना चेतावनी आप देते रहेंगे जब अनेकों बार चेतावनी दी जा चुकी है। देखिए यहाँ साफ लिख रहा है अनेक चेतावनी देने के बावजूद, अब उसको कितना भी चेतावनी देंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए दूसरा नंबर यहाँ पे गलत, का सही आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 92 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। 92 के बाद क्वेश्चन नंबर 93 आप लोग देखिएगा क्या कहता है। तो 93 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है आपका क्या बाबू, तो 529 और उसके बाद है आपका 500 और 9 XY का सही आंसर देखें आप क्या होता है क्वेश्चन 93 में मानो यहाँ पर नंबर है 500 है 11 500, फिर आगे नंबर आपका हो जाता है 9 बराबर की आई, तो 11 माइनस 8 अगर कर पर देखिए क्या है पैटर्न, 11 बराबर 8, 8 का क्यूब आपका होता है 12, 12 11 कर, इसी पैटर्न को देखते हुए अगर यहाँ आएगा का महीना अभी कितना करेंगे, तो करेंगे 9 बराबर 6 का क्यूब आपका होगा 2 प्लस यहाँ बराबर हो बराबर यहाँ पर नंबर आपका होना चाहिए, यानी आप कह सकते हैं x बराबर आपका होगा 11 और y बराबर आपका हो 25, सही आंसर आपका आ जाए ऑप्शन नंबर 93 का जो आंसर देंगे आप देंगे नंबर बी। 93 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर देखिए, आपसे यहाँ भी का कोड, देखो भी के कोड के लिए आप SOLE का कोड निकालेंगे, भी का कोड देखो यहाँ इन दोनों में S और S आपका कॉमन है और O आपका कॉमन है, लेटर E आपका कॉमन, अगर कॉमन नंबर देखें तो आपका कॉमन, फिर 9 आपका कॉमन है, 6 और 6 आपका कॉमन है। अब देखो इन दोनों में अगर कॉमन यहाँ पर लेटर L और L आपका कॉमन है, तो इन दोनों में अगर कॉमन नंबर की बात करें तो 8 और 8 आपका कॉमन नहीं, वही भी का कोड ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल, पर 94 का आंसर चला जाएगा ऑप्शन के साथ। NTPC सेट नंबर 65 के सारे क्वेश्चन है आपका सारा कन्फ्यूजन से दूर हुआ होगा। विशेष हम लोगों की मुलाकात फिर होगी अगले सेट से 66 के साथ, तब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।